नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब के मोहाली केस से। यहां आपको बता दें कि मोहाली वीडियो कांड में एक नया खुलासा सामने आया है। दरअसल मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहाते हुए छात्राओं के वीडियो बनाने पर बवाल मच गया है और इसी को लेकर शनिवार की शाम से ही छात्राओं ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रविवार की सुबह तक ये पुलिस प्रदर्शन जारी रहा, जहां पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस के द्वारा आरोपी छात्रा की गिरफ्तारी के बाद इस प्रदर्शन को बमुश्किल खत्म किया गया है। इस बीच जिले के एसएसपी ने बताया है कि गर्ल स्टूडेंट्स के नहाते हुए वीडियो बनाकर आरोपी छात्रा कहां भेज रही थी, इस बारे में जांच की जाएगी। एसएसपी ने यह भी कहा है कि आरोपी स्टूडेंट ने पूछताछ में बताया है कि उसने किसी दूसरी छात्रा का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, उसने सिर्फ अपना ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसे भेजा है। एसएसपी के मुताबिक आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस मामले में गलत सूचना और दुष्प्रचार हो रहा है, जिसे बंद करने के लिए लोगों से अपील की गई। इवेंट्स दिखे जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो उससे इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर से एक खबर है जो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर पहुंचे हैं। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ के पहुंचने पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रभारी मंत्री जबलपुर गोपाल भार्गव और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने डूमना विमानतल पर उनका स्वागत किया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और खबर बरेली से है जो आपको बता दें कि बरेली विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण नहीं रोक पा रहा है। विफल साबित हो रहा है विभाग। और अब आपको बता दें कि इस पर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतों के बाद भी निर्माण नहीं रोका गया। दरअसल थाना सीबीगंज के हाईवे बंडिया टी पॉइंट पर अवैध फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो वहीं जब पूछा गया तो फैक्ट्री वाले ने बताया कि जेई साहब आए थे और मिठाई लेकर चले गए हैं। आपको बताते चलें कि जेई साहब पर यहां पर साफ तौर पर आरोप लगा है। खुद निर्माण कर रहे एक शख्स ने बताया है कि जेई साहब आए थे और वो मिठाई लेकर चले गए हैं। यहां साफ तौर पर इशारा किया गया है कि यहां पर मिलीभगत के साथ अधिकारी और जो माफिया है वो काम कर रहे हैं। अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है और रिश्वत देकर तमाम जो अधिकारी हैं उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। बरेली से खबर सामने आ रही है और इससे पहले भी बरेली से कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं उनकी साठगांठ के साथ ये जो अवैध निर्माण करने वाले हैं, जो माफिया हैं, वो लगातार अवैध बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब बात बुलडोजर की जाए तो जो गरीब हैं उन पर बुलडोजर जरूर चलाया जा रहा है, उनके अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जो मुफ्तखोर हैं, जो जिस तरीके से जो लोग हैं, जो इस तरीके से प्रशासन की आंख में धूल झोंककर अवैध निर्माण कर रहे हैं, इन पर आखिर कार्रवाई कब होगी और इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जेई साहब की शय में अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण की भूमिका यहाँ पर संदेह के घेरे में है, क्योंकि विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण होने दे रहा है, उनके नाक के नीचे अवैध निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जेई साहब की सांठगांठ के साथ उन्हीं की शय में इस तरह से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और पैसे की अवध में अवैध निर्माण लगातार जारी है। भ्रष्टाचार का जो खेल है बरेली में धड़ल्ले से चल रहा है और यहाँ पर सरेआम अवैध निर्माण किया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि शिकायत किए जाने के बावजूद ऐसे अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आपको बता दें कि बीजीए की जो यहाँ पर भूमिका है
सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे शय दी जा रही है और अवैध निर्माण होने से नहीं रोक पा रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस अवैध निर्माण के बारे में क्या कुछ अपडेट है, कब से ये काम किया जा रहा है और क्या कार्रवाई सामने आई है? मामला नहीं है बीडीए का। बीडीए एक तरफ तो कार्रवाई कर रहा है, होल्डर गिरा रहा है, बिल्डिंगें गिरा रहा है, हॉस्पिटल गिरा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अवैध निर्माण रुक क्यों नहीं पा रहा है। ये जो है पटिया थाना क्षेत्र का पटिया गांव का मामला है। यहाँ पर देखा गया कि अवैध फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, जिसकी जानकारी हमने जेई से लेना चाहिए, तो उन्होंने जानकारी होने से पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर वहां के ओनर से जो फैक्ट्री को बनवा रहा है उससे जब जानकारी लेनी चाहिए तो वो कहने लगे जेई साहब आए थे, आके चले गए। ये बड़ा सवाल है। एक तरफ प्राधिकरण जो है अच्छी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निर्माण को जो है करा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। जी बोलिए। तो रुपेंद्र, लगातार बरेली से ऐसी कई खबरें सामने आई हैं कि अवैध तौर पर निर्माण किया जा रहा है, कहीं फैक्ट्री बनाई जा रही है, कहीं लोग मकान खड़े कर रहे हैं, तो आखिर प्राधिकरण की भूमिका यहाँ पर अहम हो जाती है कि वो क्यों नहीं रोक लगा पा रही, जबकि एक गरीब इंसान के अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाता है, ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, माफियाओं पर जरूर कार्रवाई हो रही है, जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति को की जा रही है, उनके निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जो माफिया हैं जो अवैध तरीके से निर्माण करवा रहे, इन पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही? अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पर? जी देखिए, बड़ा सवाल है ये। उच्च अधिकारी तो काम कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी है, जेई हैं, सुपरवाइजर हैं, उन्हें जो कोई उच्च अधिकारी इनके क्षेत्रों में तो देखने आ नहीं रहा है। लेकिन ये अधिकारी मिली भगत से मिलकर के से जो है अवैध बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ निर्माण हो रहा है, उच्च अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वही जो नीचे के अधिकारी है। अब इस चीज का संज्ञान बड़े अधिकारियों को तो है नहीं। अब हम लोग जब इस चीज के संज्ञान में लेते, खबर चलाते हैं, तो पिछली बार भी आ रही नहीं जो खबर चली थी कि अवैध बिल्डिंगों का निर्माण चल रहा है काफी। रुपेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि काफी हद तक जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है। अब ये आपसे मैं समझना चाहूंगी क्या कुछ प्रक्रिया रही है कि नक्शा कहां से पास हुआ, नगर पालिका ने क्यों क्लियरेंस दी, और उसके बाद अब ये इतनी ज्यादा निर्माण हो चुका है यहाँ पर काफी हद तक, तो ऐसे में विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई रोक अब तक क्यों नहीं लगाई गई? अगर ये निर्माण है तो अवैध तरीके से किया जा रहा है, और अगर ये वैध तरीके से निर्माण हो पाया है तो फिर उसके कागजात कहाँ हैं, और फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि अवैध जो निर्माण किया जा रहा है? देखिए, बड़ा सवाल है ये, आज नई बात नहीं है। जेई साहब एसपी से हैं, उन्होंने कई बार हमने एसपी के लिए फोन किया गया तो वो सीधा जवाब उनसे बात कर लेते, आपने खबर क्यों लगाई। तो ये देखिए बड़ा सवाल है। ये सारा सब खेल मिली भगत का सामने आ रहा है। हम क्यों मिल लेते, हमारा काम आपसे पूछने का है कि इसकी परमिशन है कि नहीं है, कि अवैध निर्माण हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जी पल्लवी। तो रुपेंद्र, अधिकारियों का क्या कहना है कि अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया, प्रकाश में आया है, तो अब इस पर कब कार्रवाई की जाएगी? देखिए अधिकारियों का कहना है कि हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। जीता जागता सबूत खबर में चल रहा है, वीडियो चल रहा है, निर्माण चल रहा है, लेकिन फिर भी जांच कर कार्रवाई करेंगे। अब जांच कर कार्रवाई का मतलब तो आप जान सकते हो खुद ही। चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि ये एक फैक्ट्री है जिसका अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से इस इमारत को खड़ा किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं काफी हद तक इस फैक्ट्री का काम किया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये अवैध है, कागजात पूरे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य हो चुका है। अब ऐसे में ये नक्शा कहां से पास हुआ, उस वक्त क्यों नहीं रोका गया, ये निर्माण इस हद तक बन चुका है तब तक क्यों प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी जनता मांग रही है। क्योंकि अगर ये बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है तो सब पर एक समान तरीके से क्यों नहीं चल पा रहा, और ये जो अवैध निर्माण हो रहा है वो आखिर किसकी शय में हो रहा है और इसमें किस किस का नाम शामिल है, अब ये देखने की बात होगी। और अब बढ़ते हैं राजधानी लखनऊ की ओर, जहां पर आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन यहां पर ताबड़तोड़ वारदातें हो रही हैं, जिस पर पुलिस अंकुश लगाने में असमर्थ साबित हो रही है। ताजा मामला है बिजनौर थाना क्षेत्र का, जहां पर गढ़ी मवैया गांव में एक युवक की हत्या कर उसके शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया गया। खून से लथपथ ये शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप है और युवक की बाइक भी वहां से बरामद कर ली गई। पुलिस इस हादसे को
अब जांच कर रही है। और अब बता दें आपको कि इसे हादसा माना जा रहा है, जबकि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और जमकर इस दौरान हंगामा भी किया गया। मृतक की पहचान अतुल रावत के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 साल थी और वो कल्ली पश्चिम पीजीआई का रहने वाला बताया गया। अब शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसीपी अरविंद कुमार वर्मा और तमाम पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और हत्यारों को पकड़ने के लिए परिजन अब हंगामा कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने तमाम मशक्कत के बाद शांत करवा दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस का यह कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी और आगे की जांच बढ़ाई जाएगी। गोरखपुर में शनिवार की देर रात एक पालतू पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पशु तस्कर और मुठभेड़ में पुलिस की जो मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से गोलियां चली और एक तस्कर जिसका नाम जुल्फिकार है वो पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि उसके दो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे। अब ये घायल बदमाश, जिसकी पहचान कुशीनगर जिले के कुर्बेस्तान के रूप में हुई है, अब पुलिस ने गोली से घायल हुए इस बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि फरार हुए बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर से पशु तस्कर जानवरों की चोरी कर भाग रहे हैं। पुलिस और स्वाट टीम ने मोहरीपुर तिराहे पर चेकिंग शुरू कर दी और इसी दौरान एक अपाचे पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनकी गाड़ी आगे गड्ढे में जा गिरी और इस दौरान पुलिस को आता देखकर उनमें से एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत यह रही कि पुलिस में से किसी को भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी है। इस दौरान खुद को बचाते हुए पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग शुरू की तो उस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। हालांकि इस बीच उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, पर पकड़ा गया बदमाश, जिसका नाम जुल्फिकार है, वो एक शातिर गौ तस्कर है और एक हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस के मुताबिक उस पर गोरखपुर के अलावा कुशीनगर और देवरिया में कुल 14 केस दर्ज है। अब रुक करते हैं रायबरेली का, जहां से खबर है कि उचहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दौलतपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और अब प्रतापगढ़ जिले के अब्दुल वाहिदगंज कोड़ा निवासी एक व्यक्ति, जो कि शनिवार की देर शाम को जमुनापुर की ओर जा रहा था, इसी दौरान दौलतपुर गांव के पास पहुंचते ही अज्ञात वाहन की टक्कर से ये गिरकर घायल हो गया। जहां से निकल रहे सीओ अशोक कुमार सिंह ने घायल युवक को सड़क किनारे पड़ा देखकर अपना वाहन रोका और तत्काल ही घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। यहां चिकित्सकों ने देखते ही इस युवक को मृत घोषित कर दिया है। अब सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनोज शुक्ल ने बताया कि घायल युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। ये जो 3 लोग चोटिल हुए हैं, ये सलेमपुर के रहने वाले हैं। तो घर मुरईबाग से घर जा रहे थे तो नहर के पास एसडीएम की गाड़ी से हुआ है, सलेम डलमो के एसडीएम। तो क्या है स्थिति 3 लोगों की? 2 लोग तो सीएचसी से रिफ़र कर दिया गया है, 1 लोग तो नॉर्मली हैं। ये 2 केस सीएचसी डलमऊ से रेफर किया गया है। आया बाकी एग्जामिन करने यही एक्सीडेंट का केस है, मामला है। बाकी एक संदीप नाम का है, एक अमर नाम का है। अमर की उम्र 25 साल है, संदीप की उम्र 22 साल का है। बाकी जो अमर पेशेंट आया हुआ है उसका हेड इंजरी भी है, प्लस दाहिने पैर में मल्टीपल ट्रॉमा, माइनिंग मल्टीपल फ्रैक्चर है, सीरियस है, वो लखनऊ के लिए रेफर करना पड़ सकता है। बाकी संदीप है, उसके दाहिने पैर में चोटें लगी हैं, फ्रैक्चर है, उसको एडमिट कर दिया गया है। क्या बताया गया कैसे हादसा हुआ? अब अटेंडेंट यही बता रहे हैं कि किसी 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ है। अब कैसे सरकारी गाड़ी से हुआ है, अब ये तो जांच का विषय है, जांच करने पता चलेगा किससे हुआ किससे नहीं। 4 व्हीलर प्लस बाइक। और रायबरेली से खबर है, जहां भीड़भाड़ वाले इलाके घंटा घर पर आज एक नशेबाज का ड्रामा देखने को मिला। यहाँ ये नशेड़ी युवक घंटाघर चौराहे पर नवनिर्मित मीनार के ऊपर चढ़ गया। अब मीनार ऊंची होने की वजह से ये चौराहा भी व्यस्त है और आपको बता दें कि यहाँ पर पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब मीनार के गुम्मद पर ये शख्स चढ़ गया और जोर जोर से गाना गाने लगा, तब लोगों का ध्यान इस शख्स पर गया। देखा जा सकता है कि ये शख्स जोर जोर से चिल्लाते हुए डांस भी कर रहा है और देखते ही देखते चौराहे पर जबरदस्त लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
उधर सिरफिरा शख्स कभी गाना गाने लगता, कभी डांस करता तो कभी योगा करना शुरू कर देता। अब चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया और शहर कोतवाल राघवन सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर इस शख्स को नीचे उतारने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी देर तक मुशक्कत करने के बाद आखिरकार इस शख्स को नीचे उतार लिया। अब नशेड़ी युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक इस युवक ने व्हाइटनर जैसे किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है, जिसके कारण ये इस तरह की हरकतें करने लगा। एक राजेश कुमार साहू नाम का करीब 35 साल का आदमी है, आया है और इसको कुछ लोगों के द्वारा लाया गया है। ये घंटा घर में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा था। बाकी पता करने में, एग्जामिन करने में यही पता चलता है कि कुछ क्रोनिक नशा टाइप में कुछ लेता है। उससे पता चल रहा है वाइटनिंग कुछ आता है, एक लिक्विड आता है जिसका सेवन किया हुआ है, उसका असर है उसको, जिसके अल्टर बिहेवियर कर रहा होगा, एबनॉर्मलिटी बिहेवियर कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है। बाकी इसको भर्ती किया जा रहा है। भर्ती करने में एग्जामिनेशन होगा, पूरा जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद जो आएगा तब तो देखा जाएगा। बाकी ठीक है। अभी हाँ, घंटा घर के बीच टावर पे पागल चढ़ गया था, मानसिक रूप से विकसित था। कैसे रेस्क्यू किया गया उसको? उसको फिर गाड़ी आई हमारी, और यही से कौन सी गाड़ी? फायर टेंडर आई। उसके बाद सीढ़ी के द्वारा उसको हाँ, घंटा घर। और एक गरीब पति ने अस्पताल में समय से पैसे नहीं जमा कराए तो 4 दिन तक उसकी पत्नी का इलाज नहीं किया गया। जनपद बरेली से खबर है, जहां चाहबाई निवासी रोहित देवल, जिसने पहले तो उच्च अधिकारियों को निजी अस्पताल रेशमा नर्सिंग होम और आशा के खिलाफ पैसों को लेकर शिकायती पत्र दिया। अब रोहित देवल की पत्नी राधा का उनकी डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी का ऑपरेशन रेशमा नर्सिंग होम बसंत बिहार में हुआ, जिसका खर्च पहले 18,000 रुपए निर्धारित किया गया। अब आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने ज्यादा पैसे की मांग की थी, जिसकी शिकायत से बौखलाए अस्पताल वालों ने ऑपरेशन के बाद राधा का 4 दिन तक कोई इलाज नहीं किया। आर्थिक तंगी के कारण जल्द पैसे जमा नहीं कर पाने के बाद में इस शख्स की पत्नी का इलाज नहीं किया गया और बाद में जब हिसाब किया गया तो 35,000 का बिल इस शख्स को थमा दिया गया है। बच्चे को मशीन में रखने का अवैध वसूली का जरिया बनाया गया है और बच्चे को मशीन में रखने का चार्ज थमाया गया है और इस चार्ज के नाम पर मोटी रकम इस शख्स से वसूली जा रही है। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा अक्सर मामला सामने आया बरेली में, जहां पर सरकारी अस्पतालों से पहले मरीजों को रेफर किया जाता है, प्राइवेट अस्पताल वो पहुंचते हैं जहां पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। ऐसा है, हमारा जो प्राथमिक पद दिया है हमारे इलाज के लिए वो नहीं हो रहा था और हमसे कहे जा रहे थे कि पैसे हमें पहले जमा करो। पैसे ना देने पे हमसे थोड़ा वो करने लगे कि अलग अलग चार्ज के वो लगाने लगे। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसे दूँ, अलग अलग चार्ज लगाते लगाते। अब इनने मुझसे कहा जब पैसे दोगे उसके बाद दवाई तुम्हारी चलेगी, पेमेंट जमा करने से। यहाँ तक तुम लाए कैसे? रेशमा तक लाए कैसे? हमें लाया गया नीतू के सारे। नीतू कौन है? ये एक आशा है, आशा हमें लेके आई। हम नहीं जानते कि रेशमा हॉस्पिटल कहाँ पर है, हमें वहाँ से रेफर कराया गया था तब हम आए थे यहाँ पर। ऐसा अभी रोहित नाम के व्यक्ति ने एक शिकायती पत्र दिया है कि कोई आशा है नीतू नाम की, इसने इसकी पत्नी को रेशमा नर्सिंग होम में एडमिट कराया है और जो भी पहले जिला अस्पताल में भर्ती थी, अब वहाँ रेशमा नर्सिंग होम में इसके काफ़ी पैसा खर्च हो गया, 45,000 रुपये बता रहे हैं। तो किन परिस्थितियों में इतना पैसा खर्च हुआ और क्यों ऐसा सरकारी अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई, इस सब की जांच कराई जाएगी। अभी खबर गाजीपुर से है, जहां सैदपुर थाना परिसर में विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, चहलम को लेकर शांति समिति की एक बैठक की गई। इस बैठक में उपजिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता, अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण और थाना प्रभारी अगम दास की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी सैदपुर ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा है कि दुर्गा पूजा आपसी भाईचारे का पर्व है, इसे शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए और बिना परमिशन के कोई भी मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण ने कहा कि आयोजित किए गए दशहरे के मेले में भीड़ में शांति व्यवस्था को लेकर साफ ध्यान रखा जाए। चहल्लुम और दशहरे के त्योहार को सभी वर्गों के सहयोग से शांति और लोगों के साथ साथ
सुख संपन्न के साथ मनाया जाए, शांति व्यवस्था के साथ मनाया जाए और पर्व के दौरान जुलूस में डीजे बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिदायत दी गई है कि अगर डीजे बजाए गए तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। और अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने बताया है कि नगर पंचायत में पड़ने वाले त्योहारों पर साफ सफाई और घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक और कुत्ते का मामला सामने आया है, जहां पर इस कुत्ते के हमले के दौरान एक शख्स घायल हो गया है। कुत्ते के हमले से इस बार 60 साल का एक बुजुर्ग बुरी तरह से जख्मी हुआ और बुजुर्ग को 20 टांके लगे हैं। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव सरफाबाद में ये घटना घटी, जहां सरफाबाद के रहने वाले इस्लाम को शनिवार की सुबह ही लावारिस कुत्ते ने काट लिया। अब बुजुर्ग सुबह टहलने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान पीछे से आए इस लावारिस कुत्ते ने पैर पर हमला कर दिया, जिससे छुटाने पर भी नहीं छूटा और उसके बाद इस कुत्ते ने इस बुजुर्ग के हाथ पर हमला कर दिया, जिससे हाथ में बहुत ज्यादा जख्म आ गए। बुजुर्ग द्वारा कुत्ते को 6 बार छुड़ाया गया, लेकिन कुत्ता नहीं हटा। अब बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बुजुर्ग के हाथों में 20 टांके आए हैं। ग्रामीण का कहना है कि प्राधिकरण को शहर के साथ साथ गांव में भी कुत्तों पर ध्यान देना चाहिए। और खबर है गाजियाबाद की डासना जेल से जुड़ी, जो आपको बता दें कि यहां 2 बंदियों की मौत हो गई थी। बंदियों की विष की वजह से मौत हुई और अब इस मामले में सीबीसीआईडी की जांच की जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी ने डीजीपी को सीबीसीआईडी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। 7 जून 2021 को मसूरी थाना क्षेत्र के आरोपी शादाब उर्फ बाबू की डासना जेल में मौत हो गई थी। विसरा जांच में इथेनॉल, अल्कोहल और एल्यूमिनियम फास्फोइड विष की पुष्टि हुई थी। इसी थाना क्षेत्र निवासी रविंद्र की मौत भी जेल में 12 जून 2021 को हुई। उसकी विसरा जांच रिपोर्ट में भी इथाइल अल्कोहल और अमोनोक्लोरो इंडेक्साइड विष की पुष्टि हुई है। और डीआईजी के नेतृत्व में गठित की गई जांच टीम ने 20 से 26 जून के बीच डासना जेल की जांच की थी। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस मामले की शिकायत करने वाले डासना जेल में कार्यरत तत्कालीन डॉक्टर नितिन का 4 महीने का वेतन रोका जाना मानवाधिकार का उल्लंघन माना है। आयोग ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि डॉक्टर नितिन को उचित मुआवजे के साथ वेतन जारी किया जाए और इस पूरे मामले में सीबीसीआईडी जांच की जाए। और सोनाली फोगाट मामले में अब सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी हर उस जगह की जांच कर रही है जो सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई है। इसी क्रम में आज सीबीआई की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ गोवा के अंजुना नाइट क्लब कर्लीज पहुंची है। वहां लोगों से पूछताछ की गई। और बता दें कि इससे पहले शनिवार को सीबीआई की टीम गोवा में उस रिजॉर्ट में पहुंची थी जहां पर अपनी मौत से पहले सोनाली रुकी हुई थी। अब सीबीआई अधिकारियों ने सोनाली के परिवार को बताया था कि इस मामले में सीबीआई की 2 टीमें बराबर जांच कर रही हैं। शुक्रवार को एक टीम जहां सोनाली फोगाट के पैतृक गांव भूतन कला पहुंची, तो वहीं दूसरी टीम गांव में पहुंची है जहां पर गोवा के अंजुना थाने पहुंची पुलिस और सीबीआई की टीम, जहां पर दूसरी टीम ने अंजुना थाने से केस के संबंधित तमाम दस्तावेज ले लिए हैं। अब गौरतलब है कि हरियाणा के हिसार से भाजपा नेता सोनाली फोगाट की पिछले महीने गोवा में मौत हो गई थी। ऐसी आशंका है कि उनकी हत्या की गई और गोवा पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 व्यक्ति फोगाट के सहयोगी बताए गए। पुलिस ने इन दोनों पर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में